हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएलवी टीम पर। मैं अंकेश पांडे भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ। कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सभी? लास्ट क्लास में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग क्लास दी, इंट्रोडक्टरी क्लास, उसमें हमने आपको जस्ट बताया कि कुछ टर्म्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे सेलेबस हैं, कुछ सेलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और एक इंफॉर्मेटिव क्लास आपको दिया। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को देखा, दोनों के बीच के डिफरेंस को देखा लगभग। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, रूपम, काशिफा, संध्या, ज्योति, संतोष, नेहा, ऋतु, ऋचा, निशा, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। सब स्वस्थ हैं? क्लास स्टार्ट किया जाए। एकदम तैयार हैं, कमर कस चुके हैं आरो यारो के लिए? आप सभी बताएं, आप सभी की तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास है। अब जो आप लोग कर चुके हैं पीछे से, वो बहुत काम आने वाला है। साथ ही साथ ये जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपके तैयारी में क्या करेगा, धार लेकर के आएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। आर ओ आर ओ का जो ये पेपर होने वाला है फेब में या फिर मार्च में, जब भी हो, तो आप अपने आप को कम से कम दो तीन चीज़ें कर लीजिए। मैं आपको पहले से सजेस्ट कर दूं, गाइड कर दूं। दो तीन चीज़ें आप लोग कर लीजिए। पहली बात तो आप सभी घटना चक्र के सभी सेगमेंट, सभी जितने आते हैं इसके सातों आठ, सभी खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीएससी लेवल, एक्चुअली इसमें आईएएस के भी क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार सभी विषयों का खरीद लीजिए और इसको कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज करिए। और ये बहुत बड़ा पाठ नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है अगर ध्यान से देखा जाए। ठीक है, लेकिन आलस और रूटीन ना सही होने की वजह से हम लोग उसको ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप रामचरितमानस जो 24 घंटे के अंदर हो जाता है, इतना बड़ा, आपका सभी अध्याय खत्म हो जाते हैं, सभी उसके खंड खत्म हो सकते हैं 24 घंटे में। तो एक एवरेज देखो ना कि आपको कितने रामायण पढ़ने की आवश्यकता है। 7 से 8 है। उसी प्रकार से आपको थोड़ा सा डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो, आपको सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी मांगता है त्याग और मेहनत। तो थोड़ा सा कुछ दिन मोबाइल और इन चीज़ों से दूर होकर के, ये अगर आपने घटना चक्र कर लिया तो आप इतना मान लो कि आप 75% प्रश्न के लिए तैयार, मतलब तैयारी के लिए ठीक है। 100% कब होंगे? जब ये क्लासेस और करंट और यूपी स्पेशल सबको एक साथ अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे तब। तो पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो, अगर आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ी है तो अभी जल्दी जल्दी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन अब समय नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो क्लासेस पढ़ाई जा रही उन्हीं से आप सब कुछ निकाल करके मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। और सब कुछ करने के बाद प्रैक्टिस सेट्स जरूर करिएगा। पेपर का जो प्रेशर है प्रैक्टिस सेट से हट जाता है। ठीक है, तो घर पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, शायद हमारे इंस्टीट्यूट में भी प्रैक्टिस सेट जरूर होगा, मैं पूछूंगा आज सर से। तो प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो आज हम क्लास चालू करते हैं। क्लास चालू करते हैं आज की। चलिए साथी, हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया था। इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से समझ लिया था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। यू विल से सर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एनालिसिस। मैंने बताया कि इट हैज़ टू टाइप्स। कौन कौन से? कौन कौन से? माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और क्या यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों पार्ट्स को हमने समझ लिया था।
ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओटीआर और किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। देखो अभी ओटीआर करने के लिए टाइमिंग है रात से 12 से 3 के बीच में कर लो। अगर किसी को ओटीआर में इशू हो रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में इशू हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो वो 12 से 3 के बीच में करेगा तो हो जाएगा वहाँ पर। लैपटॉप से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, मोबाइल से थोड़ा सा दिक्कत होता है वो टिल्ट करने, और जैसे होता है ना पोर्ट्रेट मोड और ऑटो मोड में जो मोबाइल होता है उसमें करने में थोड़ी सी इशू होती है। आप रात को करेंगे ओटीआर हो जाएगा। फॉर्म किसी भी टाइम फिल हो जा रहा है, मतलब कुछ देर लग रहा है लेकिन हो जा रहा है। अब तेजी से होने लगा। एक्चुअली क्या हुआ कि आयोग के पास कुछ बच्चे चले गए, तो इससे क्या हुआ कि सभी लोग इस चीज़ के लिए कि भाई नहीं, ये कम से कम वेबसाइट तो चलना चाहिए, ओटीआर ही नहीं हो रहा था, तो 2 दिन से ये चीज़ें थोड़ी सी सही हुई हैं, थोड़ी सी सही हुई हैं। जो एकदम नहीं खुल रहा था वो अब खुलने लगा है। ठीक है, चलिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इतने ये जो हमने कल की क्लास में देखा, जिसमें हमने बस एक बात का अध्ययन किया, एनालिसिस किया, कि हम पैसे से रिलेटेड सभी घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं, एक है इंडिविजुअल लेवल पर, एक है एग्रीगेट लेवल पर। ठीक है, एक है इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत स्तर पर जो है वो माइक्रो है, और जो सभी को लेकर के है वो क्या है, मैक्रो है। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताया था। आई को अगर आप ध्यान दे दें और ए को ध्यान दे दें तो आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा, यहां पर कोई डाउट नहीं था। अच्छा चलो, आपने सारी बातों में एक शब्द कॉमन देखा होगा, एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस मतलब क्या, अध्ययन। अध्ययन, ठीक है, अध्ययन मतलब हमने जितनी भी चीजें कल की क्लास में पढ़ी और आज जो अभी पढ़ेंगे, इसमें बस एक चीज हमने जो विशेष तौर पर देखा, वो वहां पर अध्ययन की बात की गई, एनालिसिस की बात की गई। समझ रहे हो? मतलब ये है कि हम जिन चीजों का एनालिसिस अध्ययन कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है, पैसे से रिलेटेड सब कुछ। लेकिन अगर उसी का व्यवहारिक प्रयोग करें तब, व्यवहारिक प्रयोग देखें, प्रैक्टिकलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी, अगर आसान शब्दों में हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसका व्यवहारिक प्रयोग ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। जैसे इस पेन का हम उपभोग कर रहे हैं तो ये एक इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन अगर इस बात का एनालिसिस करें कि इसमें कितना पैसा लगा, कैसे लगा, क्या प्रोसीडिंग है, तो यह इकोनॉमिक्स। आसान सा है, मतलब व्यवहारिक प्रयोग, जैसे मैं इसको पेन खरीद करके इसका यूज कर रहा हूं तो ये इकोनॉमी। और अगर आप इसके बैक साइड से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर आप कितना पैसा दे करके इसको खरीदे हैं, इसमें कितना पैसा कैसे लगा रहा होगा, ये सब इसका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स। यानी अध्ययन, एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी। समझ गए? व्यवहारिक प्रयोग ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो दो शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, और यहां पर क्या, अर्थव्यवस्था। यहां पर उसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अर्थशास्त्र का जो हम यहां एनालिसिस करते हैं उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो अब अर्थव्यवस्था आपको पता चला कि प्रैक्टिकल अप्रोच या फिर आप प्रैक्टिकलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी। आसान है। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग ही अर्थव्यवस्था है। आप इसको आसान करके लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अर्थशास्त्र का व्यावहारिक प्रयोग ही अर्थ व्यवस्था कहलाता है। आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, प्रैक्टिकलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड
इकोनॉमी। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आज से हम लोग मेन टॉपिक आज ही से चालू करेंगे। कल की क्लास में तो बस इंट्रोडक्शन था रूपा बेटा। ठीक है, कल की क्लास बस इंट्रोडक्टरी थी। आज की क्लास से हम चीज़ों को, हाँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी इज इकॉन इकोनॉमिक्स, दोनों शब्द कह सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कह सकते हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, दोनों बात एक ही है। अच्छा, चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है। अब बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि इकोनॉमी तो समझ में आ गया, हम इकोनॉमी के प्रकार पर जब बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ठीक है, आइए देखें, आइए देखें, हम बात करेंगे इकोनॉमी, मतलब टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थ व्यवस्था के प्रकार। बताइए, कल आप में से कुछ बच्चे बता रहे थे अर्थव्यवस्था के प्रकार, कल आप में से कुछ साथी बता रहे थे अर्थव्यवस्था के प्रकार, जब मैं अर्थशास्त्र का प्रकार पूछ रहा था, है ना, व्हेन आई वाज आस्किंग अबाउट इकोनॉमिक्स टाइप, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, आप में से कई साथी बता रहे थे इकोनॉमी के प्रकार। देखो, देखो, इट हैज थ्री टाइप, एक्चुअली तीन ही मूल सिद्धांत हैं। ठीक है, जो आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दूसरा है साथियों, दूसरा है सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक, इसी को स्टेट इकोनॉमी भी कहा जाता है, स्टेट इकोनॉमी भी इसको कहीं कहीं कहते हैं। ठीक है, तो आज से टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है। अब मतलब अभी तक आप बस इंट्रोडक्शन देख रहे थे, अब यहाँ से प्रश्न एक पेपर में हमारे बनते हैं। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी स्टेट इकोनॉमी, हम क्या कहते हैं इसको, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है साथी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, आप में से सभी साथी ये जानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप सभी जानते हो ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले पर बात करने चले, सबसे पहले पर बात करने चले, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, आप जानते हैं ये बात, लेकिन थोड़ा सा कुछ आज अलग एस्पेक्ट्स भी देखेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, आइए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग एक बैकग्राउंड देख रहे थे जो पीछे से हमको समझना चाहिए था। अब हम एक टॉपिक पर एंटर कर रहे हैं और जिसका नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक्चुअली ये इकोनॉमी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आता है, ये सबसे बेसिक है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके की, किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार होते हैं, मतलब उनके शक्तियों का, उनके देश में आर्थिक चीज़ों पर अधिकार क्षेत्र किसका कैसे क्या है, इसकी बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हमने आपको बताया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी पूंजीवादी।
नाम आप एक बार पढ़िए, आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या कहना चाहता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर पैसे से रिलेटेड लोगों का ज़्यादा क्या हो, प्रभाव हो। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पूंजी मतलब क्या होता है? धन। पूंजी मतलब धन, और धन जिसके पास होगा वो क्या करेगा? प्रोडक्शन के कार्य करेगा, उत्पादन के कार्य करेगा। वो बाजार में वस्तुओं की कीमतों की स्थिति को देखेगा कि बाजार में क्या कीमत है, कैसे कीमत है, कितना उत्पादन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इन बातों पर नियंत्रण रखेगा। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं कहूँ इसकी परिभाषा बताइए तो क्या होगा, आप क्या बताओगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार की शक्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप ना हो, ये पहला कंडीशन है। दूसरी तरीके से अगर हम इसको बोले, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार की शक्तियों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण हो, एन इकोनॉमी विच कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्टिक पीपल्स। ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीपतियों के माध्यम से, पूंजीपतियों के द्वारा नियंत्रित की जा रही हो। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसको पैसे वाले लोग, उत्पादनकर्ता बाजार को नियंत्रित कर रहे हो। अब बाजार की शक्ति, मैंने एक शब्द बोला, एन इकोनॉमी विच मार्केट फोर्सेस कंट्रोल बाय कैपिटलिस्टिक पीपल्स। तो एक शब्द आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, एन इकोनॉमी विच मार्केट फोर्सेस कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्टिक पीपल्स। कैपिटलिस्टिक पीपल्स, आप ऐसे कह सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार की शक्तियों पर पूंजीपतियों का पूंजीपतियों का नियंत्रण हो। अब यहां पर जो मैंने एक शब्द बोला, आप इस बात को समझिए, बाजार की शक्तियों यानी मार्केट फोर्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट फोर्सेस? बाजार की शक्तियों का मतलब क्या है? हाँ, इंडिया फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमी, निशा। आई नो एंड एवरीवन नोज अबाउट इट। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट्स। ठीक है, हम इस पर बात कर रहे हैं क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या बातें हैं जहां से प्रश्न बन सकता है। अब इसी चीज को आप पहले समझ लीजिए कि जब भी हम बाजार की शक्तियां कहें तो आप किन बातों को समझते हैं? बाजार की शक्तियां क्या हैं, या फिर कौन सी बाजार की शक्तियां होती हैं? सोचिए और बताइए, कमेंट करिए कि कौन कौन सी बाजार की शक्तियां हैं। थिंक अबाउट इट, सोच के देखिए, बाजार की शक्तियां कौन कौन सी हैं। बाजार शुरू करने के लिए सबसे पहली और प्राइमरी चीज क्या होनी चाहिए? बाजार में किसी वस्तु की, जैसे आप इस पेन को बाजार में बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पेन को आप बेचेंगे तभी जब बाजार में इस चीज का डिमांड हो। सोचो, आप इस पेन को बाजार में कब खरीद, कोई इसको प्रोड्यूस कब करेगा, उत्पादित कब करेगा? जब आप कहोगे सर, जब इसका बाजार में मांग होगा तब तो प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब है कि बाजार सबसे पहले किस पर डिपेंडेंट है? बाजार में किसी वस्तु की मांग हो। ठीक है, तो बाजार की शक्तियां जब भी बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट फोर्सेस, जब भी बाजार की शक्तियां बोला जाए तो आपको क्या करना है? दो चीजें। पहला, डिमांड, एंड दूसरा, सप्लाई। क्यों बच्चा?
ध्यान से सुनिए, मांग अगर बाजार में ना हो तो कोई पूर्ति नहीं करेगा, उसकी पूर्ति नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी बाजार की शक्तियों की हम बात करें तो सबसे प्रमुख शक्ति कौन होती है? सबसे प्रमुख शक्ति क्या होती है? डिमांड, सबसे ताकतवर। उसके बाद सबसे ताकतवर कौन सी? पूर्ति। बाजार में अगर मांग होगा तो उसकी पूर्ति की जाने की, अगर संभावना होगी तो पूर्ति की जाएगी, ठीक है। अब ऐसा भी मांग ना हो कि उसकी पूर्ति ना हो सके। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, सब्जी मंडी में हेलीकॉप्टर मिले, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो मांग का जगह, मांग की चीजें क्या हो? वाजिब हो, तरीके की हो। ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके की कोई भी चीज डिमांड की जा रही है, ठीक है। तो अगर डिमांड है, अगर बाजार में डिमांड है तो उसकी सप्लाई भी है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि मांग ना हो, यानी उपभोक्ता ना हो, तो क्या उत्पादक उपलब्ध होगा? नहीं। तो इसका मतलब है कि बाजार शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट फोर्सेस, इट मींस द मार्केट फोर्सेस इज डिमांड एंड सप्लाई। मांग एवं पूर्ति क्या है? बाजार की शक्तियां हैं। याद रहेगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम कह रहे हैं कि बाजार की शक्तियां, बाजार में कितनी मांग होनी चाहिए, कितनी पूर्ति होनी चाहिए, इस पर किसका नियंत्रण है? तो पूंजीपतियों का। अब यहां पर पूंजीपतियों का कहने का मतलब क्या है? कि बाजार में उत्पादन करता पूंजीपति वही होगा जिसके पास पैसा होगा। निवेश कौन करेगा? उत्पादन कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। बोलो, यही तो। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा, पूंजीपतियों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, वो मतलब बाजार में कितना डिमांड होना चाहिए, कितना सप्लाई होना चाहिए, इन सभी बातों पर पूंजीपति नियंत्रण रखते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार इस पर, बाजार को नियंत्रित नहीं करता है। कहां पर? जहां पर पूरी तरह से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है। चलो, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है आपको? हमने कहा कि बाजार की शक्तियों पर किसका नियंत्रण हो? बाजार की शक्तियों पर किसका नियंत्रण हो? पैसे वाले लोगों का। अब देखो, कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, इसके हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, कुछ उसकी अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ पॉजिटिव साइड, कुछ नेगेटिव साइड होते हैं। तो आइए पहले इसके कुछ अच्छी और बुरी दोनों साथ में एक साथ देखते हैं। सबसे पहले, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जहां पर होगा वहां पर बाजार की शक्तियों पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। पहली चीज, बाजार की शक्तियों पर, शक्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। बाजार की शक्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट नेवर इंटरवीन्स इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ, अभी सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा कि कब सरकार इंटरविन करता है, हस्तक्षेप करता है, उसकी बात मैं करूंगा। पहले ये बात आप जान लीजिए कि बाजार की शक्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। और सरकार का हस्तक्षेप नहीं होने का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ सर ने एक किताब लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। छोटा सा नाम इसका फेमस हुआ, क्या? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। पूरी किताब का नाम क्या है? पूरी किताब का नाम अगर पूछ ले तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब होता है राष्ट्रों की संपदा। क्या?
राष्ट्रों की संपदा। इस किताब में इन्होंने क्या दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया, लैसेस फेयर। लैसेस फेयर, लैसेस फेयर क्या है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत। लैसेस फेयर, इसको कहा जाता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब है, लैसेस फेयर का मतलब है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकास करना है तो सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकास करना है तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा, सर एडम स्मिथ। कहाँ कह रहे हैं, अपनी किताब राष्ट्रों की संपदा। अच्छा, इसका कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, 1776 में, 1776 में ये किताब प्रकाशित की गई थी, ठीक है। ठीक है साथी। चलो, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि बाजार की शक्तियों पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करता जहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है। अच्छा, दूसरी बात यहीं पर, दूसरी मतलब गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर या फिर इंटरविन्स, आप ऐसे कह सकते हो, इन द मार्केट वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, आप ऐसे कह सकते हो। साथी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बाजार की शक्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी चीज मैं अगर कहूं, दूसरी, कि जहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होगा वहां पर प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होगी। द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होगा वहां पर प्रतिस्पर्धा बहुत उच्च स्तर पर होगा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा उच्च स्तर पर, प्रतिस्पर्धा उच्च स्तर पर होगा। प्रतिस्पर्धा उच्च स्तर पर होगा का मतलब कंपटीशन बहुत पीक पर होगा यहां पर, जहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी। अच्छा, दूसरी चीज, कंपटीशन ज्यादा होता है तो वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च होती है। क्वालिटी ऑफ गुड्स इज वेरी हाई इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आप कहोगे वस्तुओं की गुणवत्ता, वस्तुओं की उच्च स्तर की होती है। वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च स्तर की होती है, ध्यान दीजिएगा। द कंपटीशन इज वेरी हाई, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बात आप समझिएगा कि जहां पर वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत उच्च हो, इसका मतलब है कि वहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगी। वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च होना, लिख लेना, द कंपटीशन लिख दूं, आप एक सब एक मतलब एक मैं यहां पर हिंदी में लिखूंगा क्योंकि आरो यारो में हिंदी की बड़ा, हिंदी की बड़ी उपयोगिता है। तो मैं हिंदी लिखूंगा, इंग्लिश बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा। आपके पास समय इतना नहीं है कि मैं दोनों भाषाओं में इतना लिखते हुए चलूं, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, ऐसा कोशिश करिए कि मैं बोल दूं आप वहीं से लिख लीजिए। द कॉम्पिटिशन इज द क्वालिटी ऑफ गुड्स, द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज हाई इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। चलो, तो आपको तीन टर्म से यहां पर पता चले कि पहली बात, ये कभी मिलान करने के लिए भी आ जाए तो आप यहां पर कनेक्ट कर लेंगे कि प्रतिस्पर्धा बहुत उच्च होती है, कंपटीशन इज वेरी हाई। और हाँ, कोई बच्चा बैंकिंग को लेकर के, मैं कल कमेंट किया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं बैंकिंग का भी सेगमेंट यहां पर देखेंगे, ठीक है। बैंकिंग का भी पार्ट यहां पर देखा जाएगा, ठीक है। देखो, जब हम कहें वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च स्तर पर होगी, द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज हाई इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, द मीनिंग ऑफ इट कि वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च होगी। कैसे, आओ आपको हम दिखाते हैं कि कैसे होता है ये। प्रतिस्पर्धा उच्च स्तर पर होगी और वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च स्तर पर, कैसे? देखो, सपोज करो
सपोज करो ये कोई कंपनी का मालिक है, ठीक है, कंपनी का मालिक है ए, ठीक है। सपोज करो इसी पेन को ये बेच रहा कितने में, 100 रुपए में। कितने में, 100 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, 100 रुपए में बेच रहा है। दूसरी चीज, अगर दूसरी कोई कंपनी आए इसी पेन को, मान लो कोई बी कंपनी आती है और इसी पेन को 75 में बेचेगी, सेम क्वालिटी सेम चीज, ध्यान देना, ठीक है, सेम क्वालिटी सेम चीज की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये कोई ए कंपनी है जिसने इस पेन को 100 रुपए में बेचा या बेच रहा है, ठीक है। अब इसी की जगह पर कोई बी कंपनी आता है, सेम पेन, मतलब विदाउट चेंज एनी क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, किसी भी प्रकार के वस्तुओं की गुणवत्ता में चेंज किए बगैर, बदलाव किए बगैर वही पेन 75 में बेच रहा है। हम किस पेन को खरीदेंगे बताइए? जब कोई गुणवत्ता में चेंज नहीं है, हम किस पेन को खरीदेंगे? सोच के देखिए, बताइए, कमेंट करिए। बताएं, किस पेन को खरीदेंगे? देखो, मानव व्यवहार तो यही कहता है कि हम जब 100 रुपए की चीज 75 में मिल रही है, हम क्यों 100 रुपए में खरीदें? क्यों 100 रुपए में खरीदें? तो आप किसके साथ जाओगे? 75 के साथ जाओगे। ये तो कॉमन सेंस की बात हो। अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी आए, कोई ऐसी कंपनी आए कोई ऐसी कंपनी आए इसी चीज को कोई सी कंपनी आई और इसी चीज को किस में बेचने लगी? 50 में बेचने लगे। तब तब 75, ठीक है, सब कमेंट कर रहे हो 75। आप मुझे बताइए, हम इसके साथ गए फिर सी कंपनी के साथ चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो, देयर इज नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या फिर क्वालिटी ऑफ कमोडिटी, आप कुछ भी कहिए, ठीक है। कोशिश यही होगी ना कि हमारा मिनिमम पैसा खर्च हो, हम न्यूनतम पैसे खर्च करके अधिकतम अच्छे से अच्छी चीज को खरीद सके, यही तो कोशिश होती है। आप कहोगे हाँ, ऐसा होता है। तो देखो, तो आपको पता चला कि देखो, दो चीजें मैंने जो अभी पीछे यहां पर बताई कि वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च होती है, चलो ओके है, यहां सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्या है? 100 रुपए से 75, 75 से 50। तो आपको एक बात दिख रही है, ये पहले बाजार में अकेले था, राजा था, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बी कंपनी आ गई, ये इसकी जगह ले लिया, इसके लिए तो कंपटीशन बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन इनकी भी जगह लेने के लिए कोई तीसरा आ गया। अब बताओ, कंपटीशन हाई है, कंपटीशन हाई है। वो बात अलग है कि पैसे की बैलेंस किस तरीके से करते हैं, वो उनकी स्थिति है। लेकिन आपको जो मैंने कहा कि प्रतिस्पर्धा उच्च है, बहुत कंपटीशन है जहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। आपको दिख रहा है कैसे ना, कैसे कंपटीशन है कि हर आदमी अपनी चीजों को बेचने पर लगा है, हर आदमी अपनी चीजों को बेचने पर उतारू है। तो बेच रहा है, जो बेचने वाला है वो बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है सर, ये बात समझ में। और देखो, यहां पर जो दूसरी लाइन हमने लिखी है कि वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च स्तर पर होती है। देखो, क्वालिटी कोई चेंज हुई क्या? क्वालिटी कहीं से चेंज? मैंने आपको हर लाइन में एक बात बोला कि क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं, वस्तु की गुणवत्ता में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, वस्तु की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। क्लियर है? कोई डाउट बताओ। अब देखो, ये तो हो गया पॉजिटिव साइड, आपने देख लिया पॉजिटिव साइड। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है अर्थव्यवस्था में, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जो नेगेटिव साइड है उसको भी हम देखते हैं। आप पॉजिटिव साइड देख लिए, इसका नेगेटिविटी भी है मार्केट में बहुत बड़ा। क्या है? देखो,
ये तो आपने समझ लिया, यहां किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, चलो देखो। अब हम बात करें कि ये तो फीचर थे, फीचर थे, इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कामगारों का बहुत शोषण होता है। द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स इज वेरी हाई इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होगा वहां पर वर्कर्स का क्या होगा? शोषण होगा। कैसे होगा? अब देखो, पहले हम इस बात को देख लें। एक पॉइंट यहां पर जो मैंने बोला इसको लिख लीजिए पहले, कि मजदूरों का, या दूसरे शब्द में कहें कामगारों का शोषण पूंजीवाद में सर्वाधिक। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ पर काम करने की कोशिश करता है। किस पर? मैक्सिमम प्रॉफिट पर काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ पर काम करता है। ये नेगेटिव साइड है। कैसे नेगेटिव है आप देखोगे अभी। अधिकतम लाभ, आप में से कई सारे साथी सोच रहे होंगे सर अधिकतम लाभ तो एक अच्छी बात है, लेकिन अधिकतम लाभ के चक्कर में किसका नुकसान होता है आप देखो अभी। देखो, हमने कहा कि मजदूरों कामगारों का शोषण किया जाता है। पीछे हमने दो तीन बातें और बताई कि क्वालिटी कोई चेंज नहीं किया जाता। अब आप मुझे बताओ, इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस पेन, हम इस पेन को बहुत बार बेचेंगे, हम इस पेन को बहुत बार बेचेंगे और खरीदेंगे पूरी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, ध्यान से देखें। अगर आप किसी भी, जैसे मान लो आप इस शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और आपको क्या करना है कि शर्ट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शर्ट की फिनिशिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शर्ट बहुत अच्छा दिखना चाहिए और कंपनीज की तुलना में ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्टिक की शर्त यही है कि यहां पर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो आप सोचो, अगर आप शर्ट बनाना चाह रहे हो तो आपको कोई एक जगह चाहिए, जिसे आप भूमि कह सकते हो, लैंड कह सकते हो, कोई जगह चाहिए। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट, हाउ मेनी प्रोडक्शन फैक्टर्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, भूमि, पूंजी, श्रमिक, साहसी, याद है? भूमि, पूंजी यानी वर्कर्स, कैपिटलिस्ट, कैपिटल, कैपिटल, और तीसरा क्या? तीसरा क्या? इस शर्ट को बनाने वाले लोग, शर्ट को बनाने वाले लोग, यानी आप कह सकते हो कामगार या वर्कर या फिर कर्मचारी, मजदूर, आप जो कह सकें, कामगार, वर्कर्स, और अल्टीमेटली क्या? अल्टीमेटली क्या? उद्यमी। उद्यमी, उद्यमी को साहसी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं। एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रमिक, इसको कामगार को श्रमिक भी बोलते हैं। ठीक है, श्रमिक, कामगार को श्रमिक भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। देखो, जैसे मैंने लिखा भूमि, आप मुझे बताइए, एक जगह चाहिए जहां से आप ये कपड़ा बना सको, पूंजी चाहिए, आपको पैसा लगाना है, श्रमिक चाहिए ही चाहिए। आप यहां पर देखो, साहसी या उद्यमी भी ऐड होगा। एक सिंपल सा और आसान सा कॉन्सेप्ट, आसान सी बात मुझे बताओ कि भूमि है, भूमि कोई जगह पर, अगर अब जैसे मान लो एक छोटा सा आपने जगह लिया, अगर उस जगह में कटौती करें, जैसे मैं अगर जिस जगह पर पढ़ा रहा हूं इसको बस इतना कर दूं कि जितने में बस थोड़ा सा चल सकूं, तो मुझे सफोकेशन होगी, मैं वो क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा, इसका मतलब क्वालिटी डाउन हो जाएगा। ठीक है, उस क्वालिटी में नहीं पढ़ा पाऊंगा, दबाव होगा। जैसे मैं कभी कभी, मेरे साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि मैं पेन टैप से उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाता जितना ऐसे पढ़ा ले रहा हूं। तो आप उस जगह पर देखोगे कि क्वालिटी गिर गई, यहां पर ज्यादा क्वालिटी दिखेगी। तो ऐसे में आप देख रहे हो ना
कि जैसे ही आप अपनी जगह को चेंज करते हो या फिर जगह में किसी भी प्रकार का बदलाव करते हो तो कुछ चीजें बिगड़ती हैं, कुछ चीजें अच्छी होती हैं। चलो देखो, तो आप इससे कोई समझौता नहीं कर सकते। और पैसा, पूंजी से कोई समझौता कर सकते हो? पूंजी में क्या, रॉ मटेरियल्स, जो जो चीजें चाहिए वो सब लगेगा, तो उसमें कोई समझौता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी पहली शर्त ही है कि क्वालिटी हम कोई चेंज नहीं करने वाले, क्वालिटी तो हमको और मेंटेन करनी है। तो यहां पर पूंजी से कोई समझौता नहीं कर सकते। और साहसी, जो ये सारा काम करने वाला व्यक्ति है, उद्यमी, उद्यमी इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई काम करने से पहले किसी को ये नहीं पता होता कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस। इसी वजह से उसको कहीं कहीं साहसी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, साहसी क्या करेगा? अधिकतम लाभ पर काम करेगा, ये अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पर काम करने की कोशिश करेगा। तो इसमें एक व्यक्ति ऐसा है, एक जगह ऐसा है जहां पर लूप होल रह गया, श्रमिक। इसके साथ आप क्या करोगे? आप इसको कम से कम वेतन पर ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक काम करवाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि बाजार में कंपटीशन है। आपकी सामान महंगी भी नहीं हो सकती, महंगी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप श्रमिकों को उसी तरीके से दें, श्रमिकों पर भी उसी तरीके का पैसा खर्च करेंगे, तो आपको प्रॉफिट कम होगा। तो आपको अधिकतम लाभ भी देखना है, क्वालिटी भी चेंज ना हो, जगह भी चेंज ना हो, बढ़िया रहे, सब कुछ एक जगह रहे। तो ऐसे में एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, किसका? श्रमिकों का। जहां पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है वहां पर ठेके पर, वहां पर मतलब लीज पर, वहां पर कम से कम पैसे में लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, काम करने वाले लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज बताएं, आप समझ पा रहे हैं मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं? कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, शोषण, शोषण किसका हो रहा है? श्रमिकों का। इसी वजह से कहा जाता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था श्रमिकों का शोषण करता है। क्लियर किए? यहां से देखो कितने प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, रूपम बेटा 4 फैक्टर होते हैं, हमेशा याद रखना। हमेशा 4 फैक्टर होंगे किसी भी उत्पादन के कारक के। उत्पादन के कारक हैं, प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल निशा, इसी तरीके की चीजें की जाती हैं। काम भी अधिक से अधिक करवाया जाएगा। क्या किया जाएगा? काम भी अधिक से अधिक करवाया जाएगा, काम अधिक से अधिक करवाया जाएगा। दूसरी चीज क्या? मतलब इनका पैसा भी सबसे कम रखा जाएगा। आर यू गेटिंग? बताएं। चलो ठीक है, चलो ओके डन। तो ये हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन किससे? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं साथियों, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, जैसे वो यूपीएससी स्तर पर चला जाता है और उसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत है मैं आपके साथ हूँ, आप कोई भी चीज़ रहे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको अगली क्लास में ले लूंगा। जैसे पिछली क्लास में किसी बच्चे ने बैंकिंग के लिए बोला था, तो जब भी करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपकी चीज़ें मैं कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पूछ लिया जाए कौन है, तो याद रखना कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? बताओ, पीछे मैंने बताया पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के जनक, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के जनक। ठीक है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के जनक आपको पीछे मैंने ये बताया ना, देखो ये सर एडम स्मिथ को ही माना जाता है। एडम स्मिथ सर को इकोनॉमिक्स के भी फादर माने जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इवन क्लासिकल इकोनॉमिक्स के भी जनक कहे जाते हैं। तो चारों लिख लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पर कौन होगा? एडम स्मिथ। यहां पर मैंने क्यों बताया इनका नाम, बाकी पीछे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल अब ये नहीं पूछता कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यूपीपीएससी है, हलवा नहीं रह गया। यूपीएससी के बाद से अगर कोई सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है तो आपका यूपीपीएससी और स्टेट पीएससीज। ठीक है, क्लियर?
वेरी गुड वेरी गुड, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ सबको पता है। सर एक कंट्री का एग्जांपल है दो, बहुत सारे कंट्रीज हैं। यूरोपियन जितनी कंट्रीज हैं ना, मैक्सिमम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था पर काम करती हैं, मैक्सिमम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था पर काम करती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका अमेरिका है, सबसे बड़ा यूएसए, सबसे बड़ा उदाहरण है पूंजीवाद का। ठीक है बच्चा, चलो देखो, अब देखो आगे हम बढ़ें, आगे हम बढ़ें। ये हो गया आपका पूंजीवाद। अब देखो एक जो मैंने यहां पर उदाहरण दिया था, ये वाला, एक बात बताओ, जैसे मान लो इस पेन की कीमत, अगर हम बनाने, हम इसको प्रोड्यूस करने जाएं, जब हम इस पेन को बनाने जाएं तो सबसे पहले क्या लगेगा? भूमि पूंजी, भूमि पूंजी, श्रमिक, साहसी। ठीक है, मान लो 15 रुपया भूमि पर खर्च हुआ, 15 रुपया पूंजी पर, 15 रुपया श्रमिक पर, 15 रुपया साहसी अपने प्रॉफिट को देख रहा है। टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है इसकी? टोटल टोटल कॉस्टिंग कितनी की आ रही है? 60 रुपए की, 60 रुपए की। और सी कंपनी बेच कितने में रहा है? 50 रुपए में। लास्ट वाली स्थिति को देखो और चेक करो, सी कंपनी कितने में बेच रहा है इस चीज को? तो आप कहोगे सर 50 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि ये जो 60 रुपए में चीज बेची जा रही है, 60 रुपए में चीज बेची जानी चाहिए, उसको बेच रहा है ये 50 रुपए में। यही पेन हम एक मान लिए हैं, हम मान लिए हैं। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा है ऋतु बेटा। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है तो ही। यूपीएससी यूपीएससी है, यूपीपीएससी यूपीपीएससी है। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी की है तो यूपीपीएससी की चीज़ों को थोड़ा आसानी से टैकल कर लेंगे, लेकिन यूपीपीएससी करके यूपीएससी की चीज़ों को टैकल करना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, अच्छा चलो हम उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हम बताए ना, हम लोगों के पास वो समय नहीं है कि हम इधर उधर की बातें करें। तो चलो देखो, आप, ये व्यक्ति 50 रुपए में कितने दिनों तक पेन को बेचेगा? सोच के देखो और बताओ कितने दिनों तक बेचेगा, कब तक बेचेगा 50 रुपए में? क्योंकि ये कंपटीशन के चक्कर में, अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करने के चक्कर में खुद को 60 रुपए की चीज को 50 में बेच रहा है। अब देखो 100 रुपया वाला तो ये जानता है कि भाई 60 रुपया तो लागत है, 60 रुपया तो लागत है, बाजार में जाएंगे तो सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो हम 60 रुपए में तो बेचने से रहे, ये अपने आप को बंद कर लिया, ये अपने आप को बंद कर लिया। या फिर नहीं बंद किया तो यहां तक इंतजार किया, वो भी 75 कर लिया, लेकिन 75 रुपया वाला 60 रुपया में तो नहीं बेचने जा रहा ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई 60 रुपया तो लागत है, बाजार में लेकर के जाऊंगा अगर बेचने तो सरकार भी तो टैक्स लेगी। ठीक है, तो 50 रुपया तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कब तक बेचेगा? चलो इसके चक्कर में ये दोनों बंद हो गए, इसके चक्कर में, सी के चक्कर में ये दोनों बंद हो गए। आप मुझे बताओ क्या होगा बाजार में? अब क्या होगा बाजार में? बताओ क्या होगा अब बाजार में? क्या होगा? इन दोनों के चक्कर में, इसके चक्कर में इन दोनों ने अपने आप अपने अपने दुकान बंद कर लिए। कंपटीशन तो था, वो तो दिख गया, कंपटीशन तो था, दिख गया बाजार में। देखो ये तब तक बाजार में किसी चीज को बेचेगा जब तक ये बैंकरप्ट नहीं हो जाता, या तो बंद कर दे पहले ही, लेकिन इसने क्या किया? दिवालिया होने तक का इंतजार किया, दिवालिया। अभी तक तो भाई 10, आप घर से कितने दिन तक बेचोगे? घर से कितने दिन तक चीजों को लगाओगे? बोलो। आप कहोगे हाँ सर ये बात तो सही है कि घर से कितने दिन लगाएगा, एक टाइम आएगा चाहे वो कुबेर का खजाना, वो भी खत्म हो जाता है, हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक समय आएगा ये तभी तक बेच पाएंगे जब जब तक इनके पास पैसा है, लेकिन एक टाइम ये भी आएगा जब इनके पास पैसा खत्म हो जाएगा, और ये पहले से बंद हो चुके हैं, और ये भी एक टाइम आएगा बंद हो जाएगा। तब क्या होगा?
जब ये भी बंद हो जाएंगे तब क्या होगा? तो पूंजीवाद का एक जो सबसे बड़ा नेगेटिविटी है, जो बाजार में सरकार का हस्तक्षेप एकदम नहीं है, वो भयंकर रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा पूंजीवाद में कहां तक सरकार का हस्तक्षेप होता है। अभी तो मैंने बस बताया कि पूंजीवाद क्या होता है, एक्चुअली कंप्लीटली पूंजीवाद को बताया, लेकिन पूंजीवाद में कुछ सरकार के भी हस्तक्षेप कहां पर आते हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। अब देखो हुआ क्या कि भाई ये बैंकरप्ट हुआ, इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था में एक नए दौर का समय होता है। 1929-30 1929-30 1929-30 एक समय आता है ऐसा जिसमें पूरी दुनिया में टीसा की मंदी आती है। टीसा की मंदी, जिसे महामंदी के नाम से जाना गया, महामंदी। और इस महामंदी का कारण था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बाजार में सरकार चीजों पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, इस वजह से ये मंदी अर्थव्यवस्था में आई। इसके बाद जो अर्थव्यवस्थाएं बैंकरप्ट हुई उसमें सरकार के हस्तक्षेप बढ़ने लगे। फिर एक अर्थव्यवस्था ऐसी जिसका उदय तेजी से हुआ, ऐसा नहीं था कि पहले था नहीं, था वो अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार बाजार को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन 1929-30 के बाद से समाजवाद अर्थव्यवस्था पर लोगों के ध्यान ज्यादा जाने लगे, कंट्रीज इस पर विचार करने लगे। ठीक है, तो टीसा की मंदी के बाद से एक अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है जिसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे है, अगली क्लास में देखेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज में रहने वाले लोगों को समान अधिकारिता क्षेत्र कैसे प्रेक्षित करती है, इन सभी बातों को अगली क्लास में करेंगे। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। इसके आगे अभी बहुत सारी चीज़ों को हम आगे कनेक्ट करेंगे और बहुत जल्दी यूपी स्पेशल का भी क्लास लेकर के आते हैं। आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही ना? धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी साथी एक बार ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा। जय हिंद।